नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यह पर्यावरण अध्ययन की निरंतर श्रृंखला आप सभी का स्वागत है। यह श्रृंखला विशेष तौर से एमपीटीईटी और अदर स्टेट टेट, सी टेट और सभी प्रकार के आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इसमें चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाया गया है। चलिए बढ़ते हैं, अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसकी बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलिए टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के जीवधारियों का अध्ययन करके पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। आंसर क्या होना चाहिए? हैबिटेट इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी या कंजर्वेशन इकोलॉजी। आंसर क्या आना चाहिए? जिनका आंसर हैबिटेट इकोलॉजी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि इसमें उनके परिवेश और आसपास के सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है और उसके बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? आप जानते हो लोहे पर जंग लग जाती है, वो क्यों लगती है, क्या कारण है? ऑक्सीजन, नमी या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जिनका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। किसी भी चीज़ को जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी होती है और नमी भी जरूरी होती है, तभी जाकर जंग लगती है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, लोहे में यदि जंग लग जाए तो क्वेश्चन आता है कि उसका भार बढ़ता है या घट जाता है या बराबर रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, भार बढ़ जाता है। ठीक, इसके बाद उसको बचाने के लिए आप सभी जानते हो पेंट करते हैं, उस पर लोहे जस्ते की परत वगैरह चढ़ा देती है, इस प्रकार से उसे जंग से बचा सकती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है, इस रोग के पतले दस्त लगते हैं और खून भी आता है इस रोग में। बताइए क्या है? पोलियो, पेचिस, रेबीज या पीलिया। आंसर क्या होना चाहिए? 24 का बिल्कुल सही, जबरदस्त आंसर आ रहे हैं आपके। पेचिस बिल्कुल सही है। यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है और मक्खियों में भी एक विशेष प्रकार की मक्खी होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। कौन सी मक्खी होती है? एक बार मेरे साथ बोलिए, एंट एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिका, हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये मक्खी होती है इसकी वाहक। ठीक है ना। पोलियो आप जानती हो, पोलियो से होता है इस प्रकार से। रेबीज कुत्ते काटने से होता है। और पीलिया, जब पीलिया में पित्त तत्व बढ़ जाता है या रक्त की कोशिकाएं लाल कोशिकाएं कम हो जाती हैं तो हो जाता है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी के बारे में सही कथन बताइए। गलत कथन बताना है। देखिए अब वो ध्यान से देखिए, क्या होता है अपन लोग कभी कभी ऐसे भूल जाते हैं कि गलत है पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, इसलिए इस ध्यान रखिए। गलत पूछ रहा है, बताइए। चारों ऑप्शन में थोड़ा सा इसे जूम आउट करता हूँ, आप चारों आंसर देख लीजिए ऑप्शंस क्या क्या है। आंसर क्या आना चाहिए इसका? जी जी बिल्कुल बी नंबर को सही है, बी नंबर को सही है। क्या होता है कि ये जीवाश्म जो सीएनजी जो होता है, सीएनजी कच्चे तेल के शोधन से प्राप्त होता है, ये कह रहा है, जो बल्कि ये गलत है। क्वेश्चन के अनुसार तो सही है, लेकिन ये वैसे ही गलत है वास्तविकता में। क्या होता है ये कि जो अपनी सीएनजी होती है, सीएनजी होता है, ये क्या होता है कि ये भूमि के नीचे स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और दूसरे जीवाश्म की तुलना में ये अधिक पर्यावरण के लिए हितैषी है, लाभदायक है, कोई इसे के दुष्प्रभाव नहीं है। दूसरी चीज़, ये एलपीजी की तरह लिक्विड यानी तरल रूप में नहीं होती है, बल्कि ये कैसी होती है? गैस के रूप में होती है। और इसमें मीथेन भी इसमें होता है, इसमें मुख्य तत्व मीथेन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार सीएनजी होती है, आजकल गाड़ियों वाहनों में खूब इसका प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण हितैषी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं को देख लेते हैं, क्यों? ऑप्शन आपके सामने रखें, आप बताइए। वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, या फिर वे सिर के दोनों उनकी आंखें होती हैं। तीसरा ऑप्शन, उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या सभी। आंसर जी बिल्कुल आंसर सही है, क्योंकि उनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, जिससे वो दो वस्तुओं को अलग अलग दिशाओं में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 25 नवंबर, 14 दिसंबर, 16 अक्टूबर, 5 जून। आंसर बताइए। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, 28 का ये आंसर बिल्कुल सही है। देखिए 25 नवंबर को विश्व पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाते हैं, जबकि 14 तारीख को, 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं भाई? 15 नहीं, 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं आप बताइए? 14 दिसंबर को मनाया जाता है
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। इसके बाद आता है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को क्या होता है? विश्व खाद्य दिवस। और 5 जून को आप जानते ही हो क्या होता है भाई? विश्व पर्यावरण दिवस। बिल्कुल सही आंसर, शाबाश, बहुत अच्छा। खिजड़ी एक क्या होता है? छायादार वृक्ष है। इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? मैदानी, मरुस्थलीय, पर्वतीय, कोई नहीं। बताइए आंसर, ऑप्शन मैंने चारों बता दिए। सही है, इनका मरुस्थल आंसर वो सही आ रहा है। खिजड़ी के वृक्ष को हम शमी के वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, शमी। ठीक है, इसके फल होते हैं, उसे बोलते हैं शेमर के फल। ठीक है, फल का नाम क्या होता है? शेमर। ठीक है ना। और क्या है इसकी विशेषता? इसकी विशेषता ये है कि इसे जो होता है ना, इसकी जो छाल, उससे कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है। इसका प्रयोग हम जलाने और फर्नीचर के लिए भी करते हैं। और सांस्कृतिक महत्व इसका खूब ज़्यादा है। इसे मरुस्थल का राजा है, मरु राजा भी कहा जाता है। इसका उपनाम है मरु राजा। ठीक है, मरुस्थल का राजा। देखिए इस प्रकार से होता है खिजड़ी का पेड़। देखिए क्योंकि शुष्क स्थान पर होता है, हरा भरा, बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि जहाँ बिल्कुल सूखा हो जंगल, कहीं दूर दूर तक छाया ना दिखाई दे रही हो, ये कहीं दूर हरा भरा पेड़ पौधा दिखाई दे जाए तो मन अपने आप ही लालायित हो जाता है उसके नीचे। हाँ, क्या ठंडक है, छाँव है, बढ़िया है ना, इस प्रकार से। और ये वाकई में बहुत ही, हमें तो जीवन में कम से कम एक वृक्ष तो लगाएं, कम से कम कह रहा हूँ। वैसे तो 2-4 वृक्ष लगाना चाहिए, लेकिन इतनी जमीन जाए नहीं होती है, तो एक वृक्ष तो लगा ही दो। यदि आपके पास नहीं है तो कहीं खुले में जाकर एक वृक्ष लगा दो, कभी कभार उसकी देखभाल कर लिया करो भाई। ये जीवन का वरदान है जो ईश्वर के द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 का। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? मानव सूचकांक विकास किसने बनाया था? कहाँ, क्या नहीं, किसने बनाया था बताइए जी। डी नंबर बिल्कुल सही है, जिनका डी नंबर आया बिल्कुल सही है। UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसके विकास के एक अर्थशास्त्री थे, उसका नाम था, उनका नाम महबूब उल हक। इन्होंने योगदान दिया था इसमें। ठीक है ना। ये क्या करता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर इसे यह आंकड़े तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई? बताइए, चारों ऑप्शन है। 16 अगस्त, 26 अगस्त, 9 अगस्त या 8 अगस्त। सन एक से है, 1945। 31 का सी नंबर वो सही है, 6 अगस्त। 6 अगस्त बिल्कुल सही है। 6 अगस्त 1945 को आपने ये नाम सुने होंगे, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी किसने गिराए थे बम? भाई अमेरिका ने गिराए थे। बमों का नाम क्या था? बमों का नाम था लिटिल बॉय। और एक बम का नाम क्या था? एक दूसरे बम का नाम था फैट मैन। ठीक है, ये बहुत विनाशक घटना थी भाई, आज भी इसके दुष्परिणाम हमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना, ये बहुत भयानक घटना थी और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, भविष्य में कभी भी नहीं होना चाहिए भाई। इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और मैं आपको तस्वीर बताना चाहूँगा। देखिए इस प्रकार जब वो गिरी थी ना, तो ये बादल में इस प्रकार से गुब्बार छाया गया था। देखिए इस प्रकार से आप देख रहे हो तस्वीरों में, इस प्रकार से बादलों के देखिए किस प्रकार से मशरूम जैसा उठ के ऊपर गुब्बार, इतना भयानक था इसकी तबाही, तो समझ लीजिए कभी भूल नहीं सकते। इतिहास में इसकी दर्ज है भाई इतनी तबाही। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए संस्था कौन सी है? चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आपको बताना है। 33 बिल्कुल सही आंसर है, जिनका ए आ रहा है, IUCN। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कार्यरत IUCN है। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्योंकि नेचर से संबंधित है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंग्लैंड नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं ग्लैंड कह रहा हूँ। ग्लैंड कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, आप समझ लेना, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। यूनिसेफ क्या है? दूसरे विश्व युद्ध में जब जो बच्चे अनाथ हो गए थे, या उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की व्यवस्था यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया। ठीक है, बच्चों के लिए बनाया गया विशेष संस्था है यूनिसेफ। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय जिनेवा, आप सभी जानते हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप बहुत अच्छा दे रहे हो आंसर,
शाबाश। अगला क्वेश्चन, किस पुरस्कार को पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है? 31-35 का आंसर। किस पुरस्कार को पर्यावरण ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है? आंसर बताइए, आंसर बताइए। 35 का आंसर बिल्कुल सही है, व्हिटली पुरस्कार बिल्कुल सही है। इनका सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, व्हिटली पुरस्कार। ये व्हिटली पुरस्कार में आपको बता दूं कितनी धनराशि दी जाती है। 1 मिनट, कितनी राशि दी जाती है बताइए? बिल्कुल सही बात है, ये व्हिटली पुरस्कार पे तो आपका ये सही हो गया, आपका व्हिटली पुरस्कार बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब इसमें धनराशि कितनी मिलती है भाई? इसमें धनराशि मिलती है आपको $35,000, ठीक है। कितनी? 35,000, $35,000 इसमें धनराशि मिलती है। 35,000 डॉलर के रूप में मिलती है, ठीक है। और पहले इसकी धनराशि $15,000 थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये नेचर के द्वारा या पर्यावरण या सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। जंगलों में, निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? बताइए। टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन या टैंगा वन? बताइए आंसर। 36 का बी आंसर एब्सोल्युटली राइट, अमेजन वर्षा वन। वेयर इज अमेजन वर्षा वन? अमेजन, यस। देखिए मैप के द्वारा मैं बताना चाहूँगा, ये है आपका दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में भी कहाँ पर है? यह अमेरिका में महाद्वीप में है, यह है अमेजन में। इसका यह दक्षिण अमेरिका के अमेजन महाद्वीप में है। यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर विविध प्रकार की, अलग अलग प्रकार की, कई प्रकार की, अनगिनत प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा फैला, वैसे तो इसका विस्तार, इसकी सीमा कई सारे देशों से लगी हुई है, कई सारे देशों से, लेकिन सबसे ज़्यादा यह कहाँ फैला हुआ है? इस आपको जो दिखाई दे रहा है ना पीले कलर से, मैंने आपको बता दिया है। इसका 60% भाग ब्राज़ील में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है? ब्राज़ील में 60% भाग। वैसे तो बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी ब्राज़ील, क्योंकि अन्य देशों की सीमा भी लगती है इसमें, लेकिन ब्राज़ील में इसका 60% भाग है, इसलिए इसे ब्राज़ील का ही जंगल कहीं मतलब माने जाएंगे। क्षेत्र ज़्यादातर 60% वहाँ पर है, इसलिए 40% अन्य जगह है, ठीक। आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अजैव स्रोत है? वन, जल, खनिज तेल या कोयला? देखिए भाइयों बहनों, जल कोई भी क्या नहीं है, अजैव है। जैव उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से कोयला, खनिज तेल और वन ये सभी क्या हैं? ये आपके कार्बनिक हैं, बल्कि जल अकार्बनिक पदार्थ है। मतलब 137 को देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि खनिज तेल, कोयला और जो वन होते हैं वो जैव स्रोत हैं। जल एक अकार्बनिक पदार्थ है जो हमारे पर्यावरण में जीवों के उपापचय और जीवन यापन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। जल के बिना सब शून्य, इसलिए जल है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली के चर्चित होने के कारण क्या हैं? साइलेंट वैली बताइए क्या कारण है भाई? देखो सही है, सही पहचाना आपने, सही पहचाना, डी नंबर वो सही है आपका। जैव विविधता और सदाबहार वन संरक्षण को सही है आपका। 38 का बिल्कुल सही है। 38 का साइलेंट वैली चर्चित होने का कारण यही है। यहाँ पर सदाबहार वनों का संरक्षण भी किया गया। यह कहाँ पर है? केरल में पड़ता है। केरल कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। सॉरी केरल सॉरी कर्नाटक में नहीं, गलत बोल गया, केरल में है, ठीक है, केरल में है ये, सॉरी। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन असत्य कथन है? बताइए। देखिए अब यहाँ पे विशेष तौर से इसका ध्यान कीजिए। अब असत्य पूछा है, असत्य, बस ये ध्यान करिए, क्योंकि इसको ध्यान में आ गया, ये ध्यान आपके दिमाग में रह गया कि क्या पूछा, सत्य या पूछा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। वैसे आप गलत कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि कई बार हो जाता है ऐसा। आंसर बताइए, चारों को ऑप्शन आपके सामने हैं, आशा करते हैं पढ़ लिया होंगे। आंसर 39 का ये आंसर बहुत सही है। देखिए क्या होता है, ये कह रहा है तृतीय उपभोक्ता, बल्कि क्या है भाई, भेड़िया तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? यह द्वितीयक श्रेणी उपभोक्ता में है। क्यों? क्योंकि यह भेड़ को खाता है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है और शाकाहारी है। अतः कथन ये असत्य है, यानी गलत है। ये सभी कथन क्या हैं? हमारे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य
बाद क्या आता है? उद्देश्य के बाद क्या आता है? अनुदेशन। उद्देश्य के बाद क्या आता है? क्या है? पाठ योजना बनाते हैं आप जब भी कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो क्या आता है बताइए? सी आंसर बिल्कुल सही है। अनुदेशन। अनुदेशनात्मक सामग्री आती है। अनुदेशना उद्देश्य के बाद आता है अनुदेशनात्मक सामग्री। ठीक है। पाठ योजना के अनुदेशन के अनुसार हम बच्चों को क्या करते हैं? गतिविधियों में उनको बदलते हैं अपने। उसके बाद क्या करते हैं भाई? उसके बाद पश्चात हम क्या करते हैं? अनुदेशन सामग्री आती है। उसके बाद क्या आता है? उसके अंतर्गत छात्रों को ज़रूरत को हम पूरा करने के लिए प्रभावशाली अध्ययन प्रणाली को हम अपनाते हैं। सिंपल सी बात। आप भविष्य के टीचर हैं, आप सभी जानते हैं, पाठ योजना आपने बनाई भी होंगी। ठीक है। अगला देखते हैं। आवास और जानवर के गलत जोड़े को पहचानिए। मधुकोश में शहद की मक्खी। चलिए आंसर बिल्कुल सही है ये। जमीन में खरगोश भी बिल बनाकर रहता है, वो सही है। घास, सूखी घास और तिनकों में, झाड़ियों में कौन घोंसला बनाता है? बुलबुल भी सही है। लेकिन बामी में भौरा नहीं रहता, बल्कि दीमक रहती है। क्या रहता है? दीमक। दीमक। ठीक है। इस प्रकार से, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पेट के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन देख लीजिए आप। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण पर, या विवर्तन पर, या ध्रुवण पर? बताइए। ये आंसर जिनका सही आ रहा है वो सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है। क्या होता है इसमें कि जो एंडोस्कोपी में चिकित्सा के उपकरण है जिसके माध्यम से शरीर के आंतरिक भागों को देखा जाता है या सीधे शरीर के अंदर डाला जाता है, और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमें क्या होता है कि अंदर के कोई भी चीज़ें जो भी आपको देखना होता है कि कहाँ पर क्या कोई प्रॉब्लम है उसे अपन पता कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। वह पेड़ जिसकी जड़ें उनकी शाखाओं को से विकसित होती हैं। आप सभी जानते हैं, नाम से ही परिचित हैं, देख के ही बता सकते हैं। बरगद का पेड़, उसकी जड़ें काफ़ी शाखाओं से निकलती रहती हैं, नीचे को आती रहती हैं। अगला है। भारत द्वारा मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? देखिए ये अपने भारत का है। अपने भारत पर अपने गर्व होना चाहिए कि अपन भी आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत और प्रगतिशील नहीं बल्कि प्रगति कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। 45 को बताइए। सी आंसर को सही है। 2013 में इसका नाम था MOM यानी मॉम। आपने सुना मॉम, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसका पूरा नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है। ये कब किया? 5 नवंबर को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है। कहाँ से किया गया था पूछ लेते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, उस यान का नाम भी मैं बता दे रहा हूँ आपकी जानकारी के, PSLV। वाहन का नाम था C-25 के द्वारा भेजा गया था। सफलतापूर्वक प्रक्षेपित भी किया गया। भारत उन देशों की श्रेणी में अब शामिल हो गया है जिन्होंने मंगल पर अपने यान भेजे। भारत भी एशिया का पहला क्या बन गया भाई? पहला देश बन गया है जिसने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर अपने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, मंगल ग्रह पर पहुंचने में सफलता हासिल की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। बिल्कुल आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित भी होंगे। आपने मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व भी किया होगा। तो इसी बात पर मेरे चैनल को जल्दी फटाफट से, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस नन्ही मुन्नी बेल आइकन को बजा दें ताकि बस आपको भी खनखनाती हुई आवाज़ हर बार मेरे चैनल जैसे ही मैं आपके लिए नई जानकारी लेकर आऊँ, आपकी आवाज़, इस घंटी की आवाज़ आपके कानों में आए और आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।